अभी जो है जैसे वक्त बदल रहा है, लोग बदल रहे हैं। उड़ी की बात करें हम स्पेसिफिकली, तो उड़ी के जो लोग हैं, मोस्ट ऑफ द पीपल दे आर लिविंग बिलो द पॉवर्टी लाइन। क्योंकि एजुकेशन जो है सबसे इम्पोर्टेंट वेपन है, आप इससे कुछ भी चेंज कर सकते हो। 74 साल गुजर गए, हमारा एनएस ब्रिज नहीं बना है। सिंपल, अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो यूएसजी के लिए उसको रातों रात बारामूला जाना है। कश्मीर खुदा की वो खूबसूरत शायरी है जो उन्होंने खुशी और शक्ल के साथ महसूस करते हुए लिखी है। वादी कश्मीर सयाहों को हैरान करने में कभी पीछे नहीं हटती। आदाब नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम रूबरू और मैं हूं प्रोग्राम की होस्ट इशरत भट्ट और मैं हूं प्रोग्राम का होस्ट मरीन मुद्दसिर। नाज़रीन, आज हमारी टीम ज़िले बारामूला के उड़ी इलाके में आई है। उड़ी जो कि 4 ब्लॉकों पर मुश्तमिल है, उड़ी, चंदनवारी, भूनियार और जुला। नाज़रीन, तो करते हैं यहाँ के लोगों से बात और जानते हैं लोगों के मसले मसाइल। डेवलपमेंट को मद्देनज़र रखते हुए तालीम को रीढ़ की हड्डी मानी जाती है। हमारा पहला सवाल आपसे यही है कि उड़ी सेक्टर में एजुकेशन का क्या रोल है? देखिए, जहाँ तक यहाँ पर एजुकेशन का ताल्लुक है या यहाँ पर जो तालीम है वो कैसी है, पुराने ज़माने के जो लोग थे वो अलग टाइप के थे। अभी जो है जैसे वक्त बदल रहा है, लोग बदल रहे हैं। पहले लोगों को ये केयर नहीं हुआ करता था कि हमने बच्चों को तालीम देना है या उनको तालीम के लिए भेजना है। यहाँ पर बहुत कम पढ़े लिखे लोग होते थे, लेकिन फ्राम लास्ट 2 और 3 डिकेड्स यहाँ पर जो तालीम है बहुत हाई लेवल पे पहुँच चुकी है। और अगर हम कंपेयर करते हैं उड़ी को विद द रेस्ट ऑफ द कश्मीर, इवन विद जम्मू और बाहर की किसी स्टेट के साथ, तो बहुत ही अच्छी यहाँ पर तालीम दी जाती है। और हर एक पेरेंट की ये कोशिश रहती है कि उसका बच्चा आला से आला तालीम हासिल करे। और जब हम देखते हैं यहाँ पर गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, यहाँ पर बहुत सारे प्राइवेट स्कूल्स हैं, तो आज के वक्त में हर एक पेरेंट की, जैसे मैंने पहले बताया, कि कोशिश रहती है कि उसका बच्चा अच्छी तालीम हासिल करे। सो तालीम का जो मेयार है, जिस तरीके से दी जा रही है, वो बहुत हाई लेवल पे पहुँच चुका है। बहुत ही अच्छी तालीम दी जाती है आज के वक्त में बच्चों को। यहाँ का तालीम निज़ाम भले ही सुधर गया है, लेकिन मैं अगर आपको यहाँ के सेंसस की ओर नज़र दौड़ाऊँ तो 2011 के सेंसस के मुताबिक उड़ी की जो आबादी है वो 75,000 है, जिसमें 42,000 नियर अबाउट मेल पॉपुलेशन है और 33,000 नियर अबाउट फीमेल पॉपुलेशन है। यहाँ की जो हम अगर रेशो की बात करें तो मेन जो हमारा टाउन है, जिसको हम रूरल एरिया कहते हैं, वहाँ की जो 2011 के सेंसस के मुताबिक यहाँ की जो एजुकेशन थी वो 88% थी ओवरऑल उड़ी की। बट उसमें से जो रूरल एरिया की बात अगर हम करें तो वो 64 पॉइंट समथिंग थी। अगर इस कंपैरिजन में हम देखें तो मेन टाउन के जो लोग हैं वहाँ की जो एजुकेशन है उसमें काफ़ी सुधार आया है, वो एजुकेशन अच्छी है लोगों की। उसके बरक्स अगर हम यहाँ पे रूरल एरियाज़ की बात करें तो वहाँ पे अभी भी एजुकेशन सिस्टम का जो है वो फुकदान है। वहाँ पे उतनी तालीम अभी भी अच्छी नहीं दी जाती है। जैसे कि एजुकेशन की बात आप लोग कर रहे हैं, यहाँ से हम लोग जितने भी यहाँ पर अभी आज प्रेजेंट हैं, मुझे नहीं लगता हम में से कोई भी मास्टर्स के बिना यहाँ पर होगा। इनफैक्ट हम सभी MSc, MCom, BSc वगैरह, इससे नीचे तो कोई होगा नहीं। एजुकेशन जो है वो यहाँ पर पेरेंट्स बहुत कोशिश करते हैं हमारे बच्चों को अच्छी मिले। इंफ्रास्ट्रक्चर की बात मैं नहीं करूँगी, जैसा भी हो हम यहाँ पर बहुत बेटर तरीके से प्रोवाइड करते हैं एजुकेशन। जैसे कि ये बात हो रही है कि इंफ्रास्ट्रक्चर या कंपैरिजन हम कर रहे हैं AGS स्कूल का गवर्नमेंट स्कूल से, तो मैं खुद आपको बताना चाहूँ कि मैं खुद आई विटनेस हूँ अपने गाँव का, जिस गाँव से मैं ताल्लुक़ रखता हूँ, थाजिल से। तो गवर्नमेंट के इंफ्रास्ट्रक्चर का ये हाल है वहाँ पे कि वहाँ पे एक प्राइमरी स्कूल है और उसकी टोटल 3 क्लासेस हैं, और इन 3 क्लासों में जो हैं 3 रूम बने हुए हैं और 8 क्लासें वहाँ पे चलाई जा रही हैं। तो आप खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो टीचर बेचारे क्या करेंगे जिस टीचर को एक क्लास में 4-4 क्लासें पढ़ानी पड़ रही हैं। रूम एक अवेलेबल है, उसमें 3-4 क्लासेस हैं, तो वो किस तरीके से वो उनके साथ जस्टिस कर पाएगा। तो यहाँ पे तो हमें एक चीज़ लगती है कि इंफ्रास्ट्रक्चर की भी बहुत ज़्यादा कमी है, और जब पेरेंट्स इस सिचुएशन को देखते हैं तो वो मूव करते हैं प्राइवेट स्कूल की तरफ,
और जब प्राइवेट स्कूल का ऑप्शन आता है तो कुल मिला के यहाँ पे गिने चुने स्कूल हैं हमारी उड़ी में। तो उनमें अगर देखा जाए तो बाकी स्कूल भी तालीम प्रोवाइड कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद एक अच्छा ऑप्शन रहता है आर्मी गुडविल स्कूल का, क्योंकि आर्मी इसको सारा अच्छे से देख रही है। तो यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर हर एक चीज़ को अच्छे से डेवलप किया गया है। बच्चों की तालीम का मेहर बहुत अच्छा है, हर एक चीज़। तो इस तरीके से यहाँ पे बच्चे तालीम हासिल करते हैं। सब ने अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यूज़ रखे कि एजुकेशन शुड बी द फर्स्ट प्रायोरिटी ऑफ ए ह्यूमन, सो दैट इज़ ट्रू दैट। मगर आप एक गवर्नमेंट सेक्टर को प्राइवेट सेक्टर के साथ कंपेयर करते हैं, जहाँ पे पेरेंट्स पे करके अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, और गवर्नमेंट की जो फंडिंग होती है वो फंडिंग विद इन द स्कूल ही रहती है। कभी गवर्नमेंट ने जो फंडिंग की है वो जाके चेक करते हैं कि वो फंडिंग राइट टाइम पे हुई है, उस फंड का उनको कोई प्रॉफिट मिला है बच्चों को। उड़ी की बात करें हम स्पेसिफिकली, तो उड़ी के जो लोग हैं, मोस्ट ऑफ द पीपल दे आर लिविंग बिलो द पॉवर्टी लाइन के बिलो है, तो दे कैन नॉट अफोर्ड प्राइवेट स्कूल्स अफोर्ड नहीं कर सकते। अगर वो गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ते हैं, आपने कभी देखा है कि गवर्नमेंट स्कूल में लैब्स हैं, लैब्स में वहाँ पे मटेरियल है, लाइब्रेरी है। तो अगर आप एजुकेशन दे रहे हो, आप क्वालिटी एजुकेशन दो। आप ये कौन सी एजुकेशन दे रहे हो, ग्रेजुएट करते हो या 10वीं पास करते हो बच्चे को, आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि वो एम्प्लॉय भी हो जाए, वो पढ़े लिखे, साथ में वो जॉब भी हासिल कर रहे। दिस शुडंट बी एनी पॉइंट। ये कोई चीज़ नहीं है। अगर आपको एजुकेशन देनी है, वो फंडिंग जो जाती है, आप क्वालिटी एजुकेशन दो ताकि उसका प्रॉफिट भी हो। आप आए हमारे घर, खुदा की कुदरत है, कभी हम आपको कभी अपने घर को देखते हैं। नाज़रीन इकराम, मैं हूं हफीज़ खटाना और मैं तहसील उड़ी के एक दूर दराज एरिया कमलकोट जबड़ा से ताल्लुक़ रखता हूं। जैसे कि सर ने बताया कि उड़ी मेन टाउन की जो एजुकेशन सिस्टम के बारे में कि यहाँ पे बिल्कुल अच्छा सिस्टम है एजुकेशन का, तो उसी लिहाज से मैं अपने गाँव की बात करूँ कि देखा जाए तो जो अमीर हैं वो दिन ब दिन अमीर होता जा रहा है, और जो गरीब है वो दिन ब दिन जो है वो गरीब होता जा रहा है, पुअर गेटिंग पोरर। क्योंकि देखा जाए जबड़ा से शादरा, जबड़ा से उड़ी, माफ़ कीजिएगा, तो यहाँ पर 100 रुपया मतलब किराया लेती है गाड़ी सुबह और 100 रुपया शाम को। तो ट्रांसपोर्ट का जो मसला है, बहुत सारे बच्चे हमारे साथ ऐसे थे जिन्होंने 12th कंप्लीट किया, उसके बाद पढ़ना चाहते थे। अब जो बाप घर के 5-6 अफरादों का पेट पाल रहा है, तो वो कैसे प्रेफर करेगा कि वो अपने बच्चे को दिन का 300 रुपया दे दे और वो बच्चा उड़ी कॉलेज में आकर तालीम हासिल करे और शाम को वापस जाए। तो ना तो गाड़ियों का सिस्टम है, सिर्फ 2 गाड़ियाँ निकलती हैं, सुबह निकलेंगी शाम को वापस जाएंगी। एक ये मसला। हम अगर 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 5 किलोमीटर से या 10 किलोमीटर से बच्चे यहाँ पे आते हैं, लेकिन उन गाँव में भी हमें सोचना है कि जो जैसे मैं चरुंडा की बात करता हूँ, बडगरा की बात करता हूँ, गुहालन की बात करता हूँ, कमलकोट है, अरूसा है, माड़ियाँ है, दूर दराज इलाके हैं जहाँ के बच्चे या पेरेंट्स ये इतना अफोर्ड नहीं कर पाते कि वो दूर दराज इलाकों में या उड़ी मेन में या फिर बारामूला में जाके अपने बच्चों को तालीम दे। तो इस चीज़ पे गवर्नमेंट को गौर करना चाहिए कि उन बच्चों को अगर हम तालीम पे फोकस कर रहे हैं तो उन बच्चों को उनके गांव में एक अच्छी और मेयारी तालीम हम दे पाएँ। आप यहाँ खाली उड़ी की बात ना करें, बाकी रूरल एरियाज़ की, फार फ्लंग एरियाज़ की बात करें। जैसे यहाँ पे हमारे कमलकोट है, अड़ूसा है, बाकी गोहालन है, पीछे चले जाएं तो नामला है, जहाँ पे अभी भी लोगों के पास वो फैसिलिटीज़ एजुकेशन के रिलेटेड नहीं है जो होनी चाहिए। यहाँ पे जितने भी प्राइवेट स्कूल्स हैं वो हमारी मेन उड़ी में हैं। लोगों को अपने बच्चों को आला तालीम के लिए मेन उड़ी में भेजना पड़ता है बच्चों को। अगर यहाँ के फार फ्लंग एरियाज़ की बात करें तो वहाँ पे उतनी अच्छी तालीम अभी भी बच्चों को नहीं मिल रही है। मैं यहाँ पे आपको रोकना चाहता हूँ। जैसे कि आप फार फ्लंग एरियाज़ की बात करते हैं, उसके क्या वजूहत रहे कि वहाँ पे एजुकेशन सिस्टम अच्छा नहीं है? देखो सर, एजुकेशन सिस्टम का मैं अगर उसकी बात करूँ तो उसका ज़िम्मेवार यहाँ की गवर्नमेंट को भी ठहराता हूँ, और उसके बाद यहाँ का जो एक्चुअली फार फ्लंग एरियाज़ में वो फैसिलिटीज़ अभी तक नहीं है। देखो कहीं जगह ऐसी हैं जहाँ पे रोड तो पहुँच गई हैं, लेकिन रोड की वो कंडीशंस नहीं है कि वहाँ पे आप एक अच्छा स्कूल सेटअप कर सको। प्राइवेट लोग अगर वहाँ पे सेटअप करना भी चाहते हैं तो उनके पास वो फैसिलिटीज़ नहीं है। डिस्टर्बड एरिया है, यहाँ पे अक्सर लोग जो है डिस्टर्बेंस का शिकार रहते हैं। यहाँ पे तो मैं कहूँ कि यहाँ पे 60-70% यहाँ के लोग जो हैं वो ओनली इंडियन आर्मी पे डिपेंड हैं। फूलों के बाग को कब्रिस्तान न बनाना, फूलों के बाग को कब्रिस्तान न बनाना, माँ बाप के
उन उम्मीदों को कायम रखना, डरना उस जहर से जिसको नशा कहते हैं, डरना उस जहर से जिसको नशा कहते हैं, खुद को आयद करके उस पे मलाल ना करना। अवेयरनेस की बहुत ज़्यादा कमी है, यहाँ पे काउंसलिंग की कमी है, गाइडेंस की कमी है। इससे पहले यहाँ पे आपने देखा होगा कि यहाँ पे ट्रेड भी चला था। हमारा जो काउंटर पार्ट, हमारा नाइबरिंग कंट्री जो है पाकिस्तान, वहाँ से ट्रेड भी हुआ था। तब भी यहाँ पे ड्रग आना, उस ट्रेड के ज़रिए से भी कुछ ड्रग आना शुरू हो गया था। आदमी ने 10 में बेचनी है, कोई लाखों में उसका लाख रुपया दे रहा है, तो जाहिर सी बात है वो 10 वाला लाख में दे देगा। ज़मीर मर चुके हैं इंसानों के आज। हमें जो ड्रग्स ले रहा है वो एक मरीज़ है, उसको पकड़ के अंदर रखने की ज़रूरत नहीं है। जो ला के उसको दे रहा है उसको अंदर भरने की ज़रूरत है। तो ऐसा क्यों नहीं हो रहा है कि जो भी इसमें इन्वॉल्व हैं एक ही टाइम पे सारों को पकड़े और ऐसा मतलब हो कि नेक्स्ट टाइम से हमें ऐसा सुनने को ही ना मिले। आपके हिसाब से क्या डेवलपमेंट के लिए गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए? सबसे पहले डेवलपमेंट के लिए गवर्नमेंट को एक एनालिसिस करना चाहिए। एक एनालिसिस करना चाहिए कि हमारे पास ग्राउंड रिपोर्ट क्या है। एक तो होती है डॉक्यूमेंटेशन रिपोर्ट, जो दफ्तरों में पड़ी रहती है, वहीं सड़ती रहती है। एक होती है एक्चुअल ग्राउंड रिपोर्ट कि जो गांव में क्या हो रहा है। कुछ स्कूल ऐसे हैं जहाँ पे आपको मॉर्निंग असेंबली करने के लिए बरामदे में खड़ा करना पड़ता है बच्चों को। अगर इन केस वहाँ पे बारिश हो गई या मौसम ख़राब हो गया तो उस दिन का आपका सारा डिफेंग हो जाएगा, डिस्टर्बेंस हो जाएगी। उस दिन की इवन तो क्लासेस तक नहीं हो पाती हैं। तो ये हाल है। तो इस पे गवर्नमेंट को अच्छे तरीके से देखना पड़ेगा, बड़े कीनली एडमिनिस्ट्रेशन को देखना। एडमिनिस्ट्रेशन इस पे वर्क कर रही है, लेकिन उसको और अच्छे से एफर्ट लगाने की ज़रूरत है ताकि हमारा ये तालीम का निज़ाम जो है दूर दराज इलाकों तक पहुँचे। यहाँ के लोग जो हैं, जैसे कि सर ने बात की, सबसे पहले तो यहाँ पे हालात ही ख़राब थे। अब सीज़ फायर जो हुआ उसके बाद थोड़ा अमन आया यहाँ पे। नहीं तो यहाँ पे तो स्कूल 10 बजे लगता तो 11 बजे एकदम बंद हो देते। जो ही एक ज़रा फायरिंग होती थी पहले तो बंद हो जाते थे। उसके बाद फिर अर्थक्वेक आया तो उसकी वजह से डिस्टर्बेंस हुई। लेकिन अब हमें देखना ये है कि इन सब चीज़ों को ओवरकम करते हुए आज गवर्नमेंट कोई अच्छा इनिशिएटिव ले, गांव के लेवल तक, गांव में पंचायत से, गांव में बाकी पढ़े लिखे लोग हैं उनसे राय ली जाए, गांव की पंचायत से डाटा लिया जाए और जो भी एजुकेशनिस्ट हैं उनसे इस चीज़ का डाटा इकट्ठा किया जाए कि क्या मेन प्रॉब्लम्स हैं, तब जाकर हम इस चीज़ का कोई सलूशन ढूंढ सकते हैं। देखा जाए तो हमारे बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो मजदूरी करने के लिए बारामूला, श्रीनगर ऐसी जगहों पर पहुंचे हैं पैसा कमाने के लिए, क्योंकि उनके पास वो इनकम सोर्स नहीं है कि वो अपनी तालीम हासिल करें। फिर आपने रिसेंटली देखा कि ये जो कानून पास किया गया कि बच्चों को पहले एग्ज़ाम देना है, उसके बाद वो कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं। लेकिन जो बच्चा 200 रुपया मतलब नहीं, वो 200 रुपया नहीं ले सकता अपने बाप से, तो वो बच्चा कैसे प्रेफर कर सकता है कि वो जम्मू में जाकर 10,000 20,000 रुपया इकट्ठा करके वहाँ पर फॉर्म भरे और वहाँ पे वो जम्मू के कॉलेज में एडमिशन ले। तो इसलिए गांव का जो मसला है, जो गांव के लोग हैं वो दिन ब दिन पीछे होते जा रहे हैं। ना तो इंफ्रास्ट्रक्चर है, ना तो स्कूल में स्टाफ है। 2 क्लासेस हैं, 80 बच्चे उनमें पढ़ रहे हैं। और आज आपको पता ही है कि जिस तरीके से ऑनलाइन सिस्टम है, तो एक टीचर स्कूल में सिर्फ डॉक्यूमेंट वर्क जो होता है उस पर ही उसको पूरा वर्क करना पड़ता है। एक टीचर स्कूल में होगा, वो 40 क्लासें हैं, वो बच्चे कैसे आप ये उम्मीद रख सकते हैं कि वो बच्चे कल आगे आएँ और वो KS IS क्वालिफाई करें, फिर वो कॉलेज एडमिशन के लिए भी पहले वो एग्ज़ाम क्वालिफाई करें, फिर कॉलेज में एडमिशन लें। तो इसलिए कि सबसे मेन मसला उड़ी का जो है कि उड़ी के जो गांव हैं वो दूर दराज हैं और यहाँ पे ट्रांसपोर्ट का बड़ा मसला है। अगर ये हल हो जाएगा, बच्चे कोशिश करेंगे कि वो टाउन में आ सकें और यहाँ पे तालीम हासिल करें, ये एक बड़ा मसला है उड़ी का। जैसा कि मैम ने यहाँ पर ये कहा कि इंफ्रास्ट्रक्चर, तो मैं अपने गांव को लेकर इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में आपको बता दूं मैम कि वहाँ पर एक स्कूल है जहाँ पर ओनली 2 रूम्स हैं और वहाँ पर बच्चे पढ़ते हैं 180 के करीब। और सबसे बड़ी चीज़ ये है मैम कि अगर आप इस वक्त जाकर देखेंगे, एक बिल्डिंग वहाँ पर बनी है बाहर, अभी भी उस पर छत नहीं लगाई गई है। इस वक्त आप जाकर वहाँ देखेंगे बच्चे धूप में बैठ के पढ़ रहे हैं, धूप में। और जब वहाँ पर बारिश हो जाती है बिल्कुल स्कूल बंद हो जाता है। और मैम आपको मैं इतना बताऊँ,
जो फॉल फेलिंग एरिया है वहाँ पर आप जाओगे, देखोगे वहाँ पर कितनी टीचर्स की पोस्ट वैकेंट पड़ी हैं। वहाँ पर टीचर्स नहीं हैं, 2 या 3 टीचर कैसे मैनेज करेंगे इतने बच्चों को। और मैं आपको इतना बात बता दूं कि आप जहाँ भी जाएं, जिस स्कूल में जाएं, आप देखेंगे कि वहाँ पर क्या होती है, इतनी रश होती है बच्चों की। और एक ही क्लास में 8 क्लासें पढ़ाना मैम, वो बच्चे लाइफ में क्या एक्सपेक्ट करेंगे। मैं अपने दच्छी गाँव की विलेज की बात करूँ मैम, आप वहाँ इस वक्त जाकर देखेंगे मैम, बच्चे धूप में बैठ के पढ़ रहे हैं। तो आप बोल रहे हैं कि वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर, बिल्कुल हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक नहीं है। जब तक ना गवर्नमेंट ऑफिशियल जो भी गवर्नमेंट में, चाहे वो क्लास 4 से एक बड़ा ऑफिसर हो, सेक्रेटरीट का कोई भी बड़ा ऑफिसर, जब तक ना वो रिस्पॉन्सिबिलिटी शो करेंगे, तब तक कश्मीर का यूथ और हमारी उड़ी का यूथ, तब तक हम खुश नहीं हो सकते। डेवलपमेंट आ जाएगी जब आप यूथ को, क्योंकि एजुकेशन जो है सबसे इंपॉर्टेंट वेपन है, आप इससे कुछ भी चेंज कर सकते हो, लेकिन कम से कम एटलीस्ट खुदा के लिए ही थोड़ा काइंडनेस दिखाइए। LG साहब से हमारी फिर से गुजारिश है कि एस्पेरेंट्स का सुनिए, यहाँ पे जो अनएम्प्लॉयमेंट है उसको दूर करिए मेहरबानी करके, और अपने ऑफिशियल्स को, आपके जो जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं उनको रिस्पॉन्सिबल बनाइए। हालांकि हुआ है, रिस्पॉन्सिबिलिटी काफ़ी आई है एजुकेशन सेक्टर में या बाकी सेक्टर्स में, काफ़ी आप जो मुलाजिम है काफ़ी रिस्पॉन्सिबल हुए हैं, लेकिन फिर भी उसको और बढ़ाने की और ट्रांसपेरेंसी की ज़रूरत है। और यहाँ के युवाओं का हमारा फिर मुद्दा यही है कि जब तक ना आप एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करोगे, तब तक यहाँ पे विकास कोई नहीं होगा, तब तक कोई भी इंसान अच्छे से अपनी ज़िंदगी खुश नहीं। अनएम्प्लॉयमेंट को ख़त्म करने के लिए प्राइवेट सेक्टर्स भी आ रहे हैं जी। क्या आपने कभी, तो सर आपने अच्छा क्वेश्चन किया, पहले आप बताइए सर, प्राइवेट सेक्टर जब आप गवर्नमेंट स्कीमों का लाभ उठाओगे, आपने देखी गवर्नमेंट स्कीमें कितनी है। इंडस्ट्री नहीं, एज ए एंटरप्रेन्योर आप काम कर सकते हो। एज ए एंटरप्रेन्योर कोई खड़ा हुआ है इस इलाके में जिसने कोई काम किया है, जिसने 10 बंदों को किसी इंडस्ट्री में इन्वॉल्व किया है कोई यहाँ पे? यहाँ नहीं है सर ऐसा कोई भी। सारी फैक्ट्रीज जो हैं वो तो रेस्ट ऑफ द इंडिया में है, कश्मीर में आप खुद ही देख सकते हो। आप तो अगर हम उड़ी की बात करेंगे, उड़ी में नहीं है सर। हाँ, जहाँ हम उड़ी की बात करेंगे, उड़ी में सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन वॉलनट की होती है। क्या आप लोगों ने कभी सोचा है कि हम एक वॉलनट फैक्ट्री यहाँ से खोलेंगे? तो वॉलनट को आगे बढ़ाने के लिए आप लोगों ने क्या सोचा है? सर सुनिए, आप एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की बहुत सारे तरीके हैं। एक आपने तरीका ये सुझाव दिया कि यहाँ पे वॉलनट्स का जो होता है, ठीक है, वॉलनट्स का होता है, तो पहले आप देखिए आज से 2 साल या 4 साल पहले जो वॉलनट या कर्नल्स की एक केजी का जो रेट था उसको आज डाउन कर दिया है, वो तो 300-400 के हिसाब से जाता है। अब आपने ये बोला कि फाइनेंशियली हम स्कीम्स का लाभ उठा सकते हैं, लेकिन उसके लिए भी ट्रांसपेरेंसी का होना ज़रूरी है, चाहे वो कोई भी मुलाजिम हो, चाहे बच्चों एजुकेशन लोन का ताल्लुक है, अनएम्प्लॉयमेंट को दूर करने के लिए कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन एजुकेशन के लिए लोन बच्चे ले सकते हैं, उससे सेटअप कर सकते हैं अपना बिजनेस, वो है। लेकिन सबसे बड़ा फिर भी यही सवाल है सर, वो तो सारे अफोर्ड नहीं कर सकते। इट विल जस्ट बेनिफिट फॉर 2 to 10 पीपल आर स्मॉल स्केल बिजनेस व्हाट यू आर टॉकिंग अबाउट। देखो मैम, यहाँ पे जो AGS स्कूल की अगर मैं बात करूँ तो प्राइवेट स्कूल यहाँ पे और भी बहुत सारे हैं। अब AGS की आपने बात की तो AGS में यहाँ पे एक अच्छी तालीम दी जाती है बच्चों को। बाकी अच्छी तालीम ही नहीं दी जाती है, वो लो रेट्स पे दी जाती है। अगर आपको AGS के फ़ीस स्ट्रक्चर को या बाकी चीज़ों को आप देखेंगे, बाकी प्राइवेट स्कूल से काफ़ी आपको अंतर लगेगा। उसके बाद AGS स्कूल से यहाँ पे जो BPL कैटेगरी के लोग हैं, बिलो पॉवर्टी लाइन के लोग हैं, उनको बाज़ाब्ता स्कॉलरशिप दी जाती है, हाँ, और लो रेट पर उनको एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है और क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है। और उसके अलावा भी यहाँ पे इंडियन आर्मी की तरफ से और भी बहुत सारे सेटअप होते हैं। यहाँ पे बच्चों को आउटसाइड द जो बाकी स्टेट्स हैं उनकी सैर करवाई जाती है। वहाँ पे लोगों को, वहाँ पे जो हमारे हिंदुस्तान के बाकी बच्चे हैं उनके लेवल की सेटअप यहाँ पे दिखाई जाती है। ये एक डिफरेंस है यहाँ पे प्राइवेट स्कूल में। AGS की बात करूँ, बाकी प्राइवेट और गवर्नमेंट स्कूल की। फूलों के बाग को कब्रिस्तान न बनाना, फूलों के बाग को कब्रिस्तान न बनाना, माँ बाप के उन उम्मीदों को कायम रखना, डरना उस जहर से जिसको नशा कहते हैं, डरना उस जहर से जिसको नशा कहते हैं, खुद को आयद करके उस पे मलाल ना करना। अवेयरनेस की बहुत ज़्यादा कमी है, यहाँ पे काउंसलिंग की कमी है, गाइडेंस की कमी है। इससे पहले यहाँ पे आपने देखा होगा कि यहाँ पे ट्रेड भी चला था। हमारा जो काउंटर पार्ट, हमारा नाइबरिंग कंट्री जो है पाकिस्तान, वहाँ से ट्रेड भी हुआ था। तब भी यहाँ पे ड्रग आना, उस ट्रेड के ज़रिए से भी कुछ ड्रग आना शुरू हो गया था। आदमी ने 10 में बेचनी है, कोई लाखों में उसका लाख रुपया दे रहा है, तो जाहिर सी बात है वो 10 वाला लाख में दे देगा। ज़मीर मर चुके हैं इंसानों के आज। हमें जो ड्रग्स ले रहा है वो एक मरीज़ है, उसको पकड़ के अंदर रखने की ज़रूरत नहीं है। जो ला के उसको दे रहा है उसको अंदर भरने की ज़रूरत है।
तो ऐसा क्यों नहीं हो रहा है कि जो भी इसमें इन्वॉल्व हैं एक ही टाइम पे सारों को पकड़े और ऐसा मतलब हो कि नेक्स्ट टाइम से हमें ऐसा सुनने को ही ना मिले। हमारी प्रॉब्लम यहाँ पे ये अभी स्कूल का जब आपने जिक्र किया, आपने कहा कि ये जो ज़लज़ला हुआ उसके बाद इतने स्कूल्स यहाँ पे बनाए गए। आप एक काम कीजिए, आप जाके उन बिल्डिंग्स को देख लीजिए जो इनकम्प्लीट रह गई हैं। और यहाँ की जो अभी मैम ने भी यही बोला था कि यहाँ के सर भाई ने भी यही बोला था, यहाँ की जो सियासतें हैं ना यहाँ पे चल रही हैं, जो उन लोगों को एक बार अपने रूबरू प्रोग्राम में खड़े कीजिए। हम सवाल करेंगे आपके माध्यम से, ये मौका होगा वो जवाब देंगे यहाँ क्या है। और यहाँ बिल्डिंग्स नहीं है, मैं आपको सामने बता दूंगा, आपके पहाड़ी पे जो जामने नजर आ रहा है गरकोट बांडी इलाका है, 3 बिल्डिंग्स हैं। बिल्डिंग जो एक बनाई गई है उसका छत उड़ गया है, बच्चे नीचे पड़ते हैं, बारिश पड़ी बच्चे घर में वापस। सवाल है, आप पॉलिटिकल पार्टीज की बात करें, पॉलिटिकल पार्टीज आप चुनते हैं कि कोई और चुनता है? हम में से जो भी यहाँ पे बैठे हुए, जब तक हमें वोट का राइट मिला है और उसके बाद कोई इलेक्शन ही नहीं हुआ। पंचेस और सरपंच 3 टायर सिस्टम जो वजूद में आ गया, उसका लाभ नहीं उठाया आपने? किसका सर? 3 टायर सिस्टम जो पंचायत। देखिए पंचायत में सबसे पहले प्रॉब्लम यही है कि पढ़े लिखे को अलाउड नहीं है वहाँ पे क्या है, वहाँ लिमिटेड नहीं रखा गया है। जब आपका कहना बिल्कुल गलत है, क्योंकि पढ़े लिखों ने दरकिनार कर दिया उस टाइम पे। अगर उनको मालूम होता है कि 3 टायर सिस्टम क्या है, वो आगे आए होते तो आज हमारे सर पे जो इस वक्त हम देख रहे हैं वो नहीं होते। सर इसमें प्रॉब्लम यही है, हमारे जो आगे ऑलरेडी नेता है ना, उनकी किस बात को माना गया? हमारी ये है ना कि यहाँ वो खुशबू की रफाकतें ना तुझे मिली ना मुझे मिली, कि वो जो ख्वाब थे मेरे जहन में ना मैं कह सका ना मैं लिख सका, कि जुबान मिली तो कटी हुई तो कलम मिला तो बिका हुआ। क्या बोलेंगे यहाँ आगे? जो आगे हमने भेजे उन्होंने कौन सा तूफान कर लिया बोल के उनकी बात सुन ली। अब मेरे जैसा बंदा सरपंच बन जाएगा, फिर सुनेंगे क्या इसकी गारंटी है? जब इंसान में चेंज बदलाव लाने की जरूरत होती है, जब इंसान में खुद बदलाव आता है तभी बदलाव आ सकता है। क्या आपने कभी ऐसा चाहा कि मैं बदलाव लाऊंगा अपनी उड़ी के लिए? देखिए मैंने आपसे पहले ही सर यही कह दिया कि यहाँ काफ़ी टाइम से इलेक्शन नहीं हुए, उसके बाद हम ये आपको नहीं कह सकते कि हमने जिस आदमी को चुना था उसने हमें गलत राह पे हमवार किया। ये उसके साथ में यही है कि उन्होंने जो दी वो तो मामूली सी खरोच थी, और अब हम देंगे और घाव देखा, उनका बदलना मामूली था और अब हम बदलेंगे और बदलाव देखना। अभी हमारा वक्त आ चुका है, अभी हम बदलने का टाइम है हमारा। मैं आपसे यही गुजारिश करूंगा, आप सबसे पहले यहाँ पहुंचे ना, हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं आपका कि जो हमारे अंदर के जज्बात थे ये आपने यहाँ पे निखारने की कोशिश की है। आप यहाँ पहुंचे, मैं चाहूँगा कि ये रूबरू के प्रोग्राम है या उड़ी के बहुत सारे सेक्टर्स में हो सर, यहाँ पे मैं चाहूँगा आप यहाँ के इंस्टीट्यूशन का खुद विजिट करें। हमारी बात को यहाँ ना सुने कि यहाँ बैठ के इमरान अशरफ ने बोल दिया भाई वहाँ ये कमी है, ये है, वो है। आप खुद देख लें, आप यहाँ से नेशनल हाईवे से आए, NS ब्रिज नहीं बनाए हैं। इतने दूर दराज के इलाके हैं जहाँ से बच्चा 200 रुपया खर्च करके यहाँ गवर्नमेंट के स्कूल में पढ़ने आएगा, उस गवर्नमेंट के स्कूल में जो पढ़ने आएगा वैकेंसीज खाली हैं। हमारे यहाँ पे गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज उड़ी है, 15 जनवरी से यहाँ पे कॉलेज हैं, 15 फरवरी से माफ़ कीजिए कॉलेज लग चुके हैं, अभी तक वहाँ पे टीचर्स नहीं हैं, वहाँ के प्रोफेसर्स अभी तक नहीं हैं। वो जो बच्चा 200 खर्चा करके कॉलेज में पहुंचा वो क्या पढ़ेगा? फिर वही बच्चा किस बच्चे से कंपैरिजन करेगा? फिर उसके बाद यूटी बनने से जो बच्चा हमारा ये गवालता से आ रहा है, नवारुंडा से आ रहा है, कमलकोट शादरा से आ रहा है, चरुंडा से सिलीकोट से आ रहा है, वो जहाँ पहुंच रहा है उसको पढ़ाई नहीं मिल रही है, तालीम ही नहीं मिल रही है, उतना उसके पास खर्चा नहीं है माँ बाप के पास, हर दिन उसको सोमो में भेज रहे हैं, अपनी गाड़ी में भेज रहे हैं, यहाँ पहुँचता है। और वो बच्चा पूरे हिंदुस्तान के साथ मुकाबला करेगा, कैसे हो सकता है? ये प्रॉब्लम सुनी कि आखिर उड़ी के ये जो यूथ है इसको क्या प्रॉब्लम है। तो बात चल रही थी एजुकेशन सिस्टम पर, तो मैं एजुकेशन सिस्टम जो हमारा एजुकेशन सिस्टम बिगड़ा हुआ है, तो मैं इसका जिम्मेदार हमारे ये जो पॉलिटिक्स लीडर थे, बाकी जो एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम था उसको ठहराऊंगा। क्योंकि 2005 के बाद वो जो एजुकेशन सिस्टम में वो जो बदलाव आया, पीछे से गवर्नमेंट ने स्कीमें लाई कि हमें स्कूल बनने चाहिए, बिल्डिंग्स बनने चाहिए। बिल्डिंग्स ज़रूर बनाई, 2005 में हमारा GDC उड़ी बना, लेकिन इसमें भी आज 3 या 4 ही कोर्सेज है। वो जो कोर्सेज हमें खुद मतलब उड़ी के यूथ को वो जो कोर्सेज मिलने चाहिए, जो कोर्सेज श्रीनगर में बारामूला कॉलेजेस में मिलते हैं, वो कोर्सेज हमारे कॉलेज में क्यों नहीं मिलते? हमारे जो हमारे और कोर्सेज से हमारे स्टाफ मेंबर्स यहाँ पे नहीं होते, उनका वो जो उनमें वो जो बदलाव लाना है वो अभी भी कमी है। 2005 से हमारे GDC उड़ी बना है, अभी भी यहाँ पे हमें वो कोर्सेज नहीं मिलते जिन कोर्सेज के लिए हमें अभी भी बारामूला यहाँ से। अब मेरे मन में था कि मैं जर्नलिज्म के एक मतलब कोर्स करूँ, तो मुझे GDC उड़ी में जर्नलिज्म नहीं मिला। मेरा एक और फ्रेंड था, तो उसने मतलब कोशिश की कि मैं जर्नलिज्म के लिए जाऊँ, तो वो नहीं जा सका। क्यों नहीं जा सका? क्योंकि वो पेरेंट्स, हमारे पेरेंट्स, मैं बात करता हूँ, मेरे पेरेंट्स मुझे अफोर्ड नहीं कर सकते कि मैं बारामूला या श्रीनगर में जाके वो कोर्सेज करूँ। फिर हमें मजबूर होकर यहाँ आर्ट्स या BSc नर्सिंग करना पड़ता है।
है, तो उसके लिए भी हमें स्टाफ नहीं है। 14 मार्च से मैंने कॉलेज ज्वाइन, माफ़ कीजिए 14 फरवरी से मैंने कॉलेज ज्वाइन किया, मेरा सेकंड सेम है इस बार। तो अभी तक वाहिद मैं एक ही क्लास एजुकेशन की ले पाता हूँ। अभी तक वो दूसरी क्लास का वो जो स्टाफ मेंबर्स होने चाहिए हमारे साथ, वो अभी भी नहीं है। 2005 से कॉलेज ज़रूर बनी, बातचीत कर रहे थे हम, गवर्नमेंट ने कॉलेज बिल्डिंग्स बनाई, वो पैसा ज़रूर आया, वो बिल्डिंग्स ज़रूर बनी, लेकिन उन बिल्डिंग्स में वो सिस्टम नहीं प्रोवाइड किया गया कि वो हम एजुकेशन प्रोवाइड कर सकें उन बच्चों को। उस लेवल पे अभी भी उड़ी का ये जो एजुकेशन सिस्टम है वो बहुत पीछे है। एजुकेशन या हेल्थ हो, डेवलपमेंट हो रही है, लेकिन जो आशाएं हमें हैं अभी वो पूरी नहीं हो रही है। एजुकेशन पे, जब एजुकेशन होगी तो तभी हम आगे चल सकते हैं। पहलगाम पे इतने पैसे खर्च हो रहे हैं, दैट्स ऑलरेडी ऑसम, सो वी शुड वर्क ऑन दीज थिंग्स। मतलब एक मेडिकल कॉलेज होना चाहे तो क्यों हमारा पैसा किसी और कंट्री में जाए। तो आई फील कि सबसे एक लैक जो करता है एक चीज़, वो है स्टाफ, हमारा स्टाफ। बच्चे खुशी से स्कूल जाते हैं, निकलते हैं, जब भी घर से निकलते सुबह खुद उठ के बच्चे तैयार होते हैं, बाहर जाते हैं पढ़ने के लिए। तो इसका डेफिनेटली मतलब ये है कि हमारे पास यहाँ हमारे इलाके में, हमारी वैली में ये फैसिलिटीज़ नहीं है। अगर आप आज की डेट में देखोगे, कश्मीर में ड्रग्स इतना फैल गया है, नासूर बन चुका है इस वक्त। एजुकेशन में पिछले 100 सालों से नहीं हुआ था, वो पिछले 3 सालों से हुआ। नाजरीन, हमारे प्रोग्राम का वक्त यहीं पे ख़त्म होने को आ रहा है। और नाजरीन, अगर आप भी चाहते हैं कि आपके इलाकों के जो मसले मसाइल है वो हमारे तक पहुँचे, तो आप हमारे साथ रब्ता कर सकते हैं, ट्विटर, फेसबुक, मेल या फ़ोन नंबर। इस वक्त अपने मरीन मुदस्सिर को दीजिए इजाज़त और इशरत भाट को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।